तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप हैं रघु इनोवेटिव हब पर, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था की पुस्तक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और इसमें यह बात है कि एक तो पूरी संविधान को डिटेल से डिस्कस किया गया है, और इसमें हम बात करें बेसिक्स की, तो कैसे संविधान की आवश्यकता पड़ी, क्या था, क्यों कारण, क्या कारण थे, और कैसे इसको एक ढांचेगत तरीके से विस्तारित किया गया, इसके बारे में हम कवर करेंगे इसकी एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी का डिस्कशन हम जल्द ही करने वाले हैं। दोस्तों, आपका सहयोग हमारे लिए अति आवश्यक है। आप अपने सहयोग हमें देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि जिसको भी इस पूरे कंटेंट की ज़रूरत है उसके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। बात करेंगे हम आज 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। तो दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो थे वो लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। तो अब इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? तो अब इस अधिनियम में यह किया गया कि भारत में केंद्रीय और विधान परिषद, यानी जो परिषदें थी, एक वह केंद्र स्तर पर होती थी, और दूसरी जो थी वह विधान परिषद स्तर पर होती थी। यानी कि अब इसकी संख्या में इजाफा कर दिया गया। इसकी संख्या में जो है 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। हालांकि अभी इसकी संख्या में कोई खास अंतर नहीं आया। हाँ, थोड़े सुधार हुए, परंतु अभी भी जो है प्रांतीय स्तर पर अंग्रेजों की नीति नहीं थी कि इसका जो है विकास हो। क्योंकि होता यह था कि मान लो इसकी शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ गई, तो इसके ऊपर भी किसी न किसी तरह का दबाव बना सकते थे। तो उसके बाद यह कहा गया कि विधान परिषद की जो शक्तियाँ थी उसमें वृद्धि हुई। वृद्धि का मतलब यह था कि अब एक चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं कि जो 1909 का जो पीरियड था, अब यह धीरे धीरे हमारी जो फ्रीडम थे यानी स्वतंत्रता के करीब आ रहा था, और यहाँ पर क्रांतिकारियों का जो आंदोलन था, या जो भारतीय लोगों का जो अंग्रेजों पर प्रभाव था, वो बहुत बड़े स्तर पर पड़ने लगा। तब उन्होंने जो है भारतीयों को एक प्रकार से बरगलाने के लिए कुछ परिवर्तन समय समय पर किए। तो अब इसमें हुआ यह कि जो सरकार प्रांतीय स्तर पर जो गैर सरकारी लोग थे, उनको भी मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब वह भी अपने हिसाब से मत दे सकते थे। उसके बाद बात करें तो जो विधा जो इसमें एक यह भी बात थी, जब यहाँ शक्तियों की वृद्धि की बात करें, तो अब यहाँ पर एक हुआ कि अब अनुपूरक बजट पर प्रश्न भी पूछे जा सकते थे कि हमारा बजट कैसा होना चाहिए, क्या बजट की नीतियाँ होनी चाहिए, और इसमें भारतीयों को भी शामिल करने की अब नीति बना ली गई थी। क्योंकि कार्यकारी परिषद जो अंग्रेजों की थी, यानी जैसे जो राज्य सचिव होते थे और जो विधि प्रस्तावित लोग थे, तो अब उसमें भारतीयों को भी प्रवेश का प्रावधान दे दिया गया था, क्योंकि अब भारतीयों को भी यहाँ के शासन में सम्मिलित किया गया। तो जिसके तहत मुख्य रूप से बात यह हुई कि जो हमारे ये थे, क्या नाम इनका, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, को वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, यानी जो केंद्रीय स्तर पर थी, उसमें प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था। इन्हें जो है वो विधि सूचना के तय पर जो है विधि सदस्य जो था, उसके पद पर इन्हें तैनात किया गया। तो उसके बाद हुआ यह कि जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दी गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से मतलब यह था कि जो मुसलमान लोग थे, यानी जो मुस्लिम सदस्य थे, अब मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुसलमान जो जनसंख्या थी वही करती थी। अब क्योंकि होता यह था कि भारत में उस समय हिंदू और मुस्लिम की कट्टरता बढ़ रही थी। 1906 जो उसके पहले जो 1906 का जो अधिनियम निकला था, उसमें हुआ यह था कि मुस्लिम लीग ने भारत से एक अलग मुस्लिम देश की मांग भी कर ली थी। तो अब यहाँ पर भारतीयों और मतलब हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अब हमारी जो शासन सत्ता है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। तो जिसके तहत हुआ यह कि लॉर्ड मिंटो जो था, उसे ही हम सांप्रदायिक निर्वाचक के जो जनक के रूप में जाना जाता है। यानी कि अब इसने जो है भारतीयों में हिंदुओं को अलग और अंग्रेजों मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व की बागडोर दे दी थी। उसके बाद आता है हमारा भारत शासन अधिनियम।
तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करें तो जो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित कर दिया कि भारत में अब एक क्रमिक उत्तरदायी सरकार, यानी कि जैसे अब वर्तमान समय की निर्वाचन पद्धति है, एक क्रमिक उत्तर आता है कि अब इतने साल के लिए इतना एक पर्टिकुलर जैसे कि कार्यकाल निश्चित किया गया है कि 5 साल बाद दोबारा से चुनाव होंगे, सभी लोग जो है अपना मताधिकार देंगे और उसके बाद एक नई सरकार का गठन करेंगे। तो अब यह पद्धति भी यहाँ पर लागू कर दी गई। इस पद्धति को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के राज्य सचिव थे, जिसको राज्य सचिव के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, क्या उसकी शक्तियाँ थी। और उसके बाद जो चेम्सफोर्ड थे उस समय वहाँ के वायसराय थे। अब यहाँ पर हुआ यह कि एक उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। उत्तरदायी शासन से तात्पर्य यह था कि उस समय केंद्रीय और प्रांतीय दो अलग अलग जो विधान परिषदें थीं, केंद्र एक तो थी केंद्र स्तर पर, एक थी प्रांत स्तर पर। अब इन्हें जो अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। विधान बनाने से मतलब यह था सूची। अब उसमें यहाँ पर एक शब्द आता है सूची। सूची का मतलब यह था कि उसमें जैसे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूची होती है, जिसमें देखा जाता है कि शासन की प्रणाली क्या होनी चाहिए और किसको कैसे वेतन भत्ते आदि और क्या उसके नियम कायदे कानून होने चाहिए। तो उस समय जो था कि उन्हें अपनी सूची जो होती थी उसमें अलग अलग केंद्रीय और प्रांतीयों की सूचियों को अलग अलग किया गया और अपने अपने हिसाब से उसमें संशोधन करने की एक प्रकार से शक्ति दे दी गई थी। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की स्थापना कर दी थी। अब प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन से मतलब यह था कि अब जो केंद्रीय शासन था वह तो पूरी तरह से अंग्रेजों के रोल मॉडल पर था, लेकिन जो प्रांतीय शासन था उसमें अब यहाँ पर भारत जो लोग थे यहाँ के भारत के, उनको भी एक शक्ति दी गई थी कि आप अपने प्रांत में, यानी कि जो प्रेसिडेंसियाँ थी उसमें भी कि आप अपने हिसाब से शासन करिए, वहाँ के जो लोग होते थे। तो उसके बाद हुआ यह कि जब द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। द्विसदनीय व्यवस्था से मतलब यह था कि इसमें एक तो केंद्रीय स्तर पर जो सब कुछ लागू किया गया था, यानी कि अब जैसे पहली बार जो है इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन से मतलब यह था कि संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर अभी भी सभी लोगों को मताधिकार की जो है वो सभी लोगों को मताधिकार करने का जो है अधिकार नहीं था। अभी भी जो शिक्षा, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, अब पढ़े लिखे कौन थे? जो उनकी वैष्णव शिक्षा को ग्रहण किए हुए थे और जो कर देते थे, यानी कि जो कर देते और जिनके पास संपत्ति थी, अब उन्हें ही सिर्फ जो है मताधिकार करने का अधिकार दिया गया। यानी कि अब यहाँ पर अभी जो लोकल पब्लिक थी उसको यहाँ पर किसी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होगी, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय जो है लोगों को अलग अलग पूरी तरह से शासन करने का सिस्टम दे दिया गया। तो अब उससे हुआ यह कि जो प्रांतीय स्तर के लोग थे वह दिन ब दिन अपने हिसाब से, हालांकि क्रांतिकारी जो लोग थे वो आंदोलन चला रहे थे, पर जो है कहते हैं जिसके पास शासन सत्ता होती है उसके दिमाग में किसी न किसी तरह का खुराफात होता ही होता है। तो अब जैसे मान लो कि लगान टैक्स अपने हिसाब से कर रहे थे, किसी के ऊपर भी शासन किया जा सकता था, किसी को भी प्रताड़ित किया जा सकता था। तो ये सभी चीज़ें अभी भी चल रही थी, बराबर सेकुलरिज्म की सिस्टम अपना लिया गया था। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन से मतलब यह था कि जैसे जब यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि जैसे वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा, तो ऐसी एक व्यवस्था लागू कर दी, यह उस समय की थी। तो अब यहाँ पर यह था कि लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ के प्रतिनिधियों को चुन सकते थे और प्रतिनिधि जाकर वहाँ पर सरकार बना सकते थे। तो इसे हम वर्तमान प्रणाली के आधार पर हम तय कर सकते हैं। उसके बाद हुआ यह कि केंद्रीय और प्रांतीय बजट को भी अलग कर दिया गया है, यानी कि अब केंद्र में कितना खर्च हुआ, क्या राजस्व है, क्या टैक्स है, और प्रांत के लोगों को अपना जो है बजट तय करने के अधिकार दे दिए गए। तो उसके बाद आता है कि 1926 में जो है ली कमीशन आयोग था, जो ली कमीशन आयोग जो 23-24 था, उसके जो सिफारिश के आधार पर भारत में जो सिविल सेवकों की जो भर्ती होती थी, अब इसे केंद्रीय लोक सेवा
के आयोग का गठन करने के बाद उसके तहत की जाती थी। अब इसमें होता यह था कि सिविल सेवा जो परीक्षा थी इसमें भारतीय सीधे तौर पर चयनित किए जाते थे। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी। उसके बाद जो है बात करें तो अब हम इसमें जो यहाँ भी तो हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बुक लेके चल रहे हैं। अब ये बहुत से बेसिक, क्योंकि क्या रणनीति रही होगी, क्या कारण रहे होंगे, मान लो किसी सुधार की कोई आवश्यकता पड़ी तो उसके क्या वजन हो सकते हैं। मान लो अभी जैसे संविधान में संशोधन किया जाता है तो उसकी कोई ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ ना कुछ उसके पीछे का कारण होता है। और क्यों कारण था कि संविधान का निर्माण किया गया, और क्या कारण यह था कि भारत का जो इतना लंबा संविधान था, क्योंकि ब्रिटेन का है, छोटा संविधान है, अलिखित भी है और बहुत से लोग होते हैं। तो इस बारे में हम जो है इसकी जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की 6 to 12 उसमें डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आपके सहयोग की हमें अति आवश्यकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आप बताएं कि आपको एनसीईआरटी चाहिए कि नहीं। तो आपका सहयोग ही हमारे लिए सब कुछ है। अब हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।